हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, नेट इनकम में ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देते थे। मतलब नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। और इस ईयर परचेज को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, ये पूंजीगत लागत ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध आय 10,000 रुपए तथा ब्याज की दर 5% हो। मतलब शुद्ध आय मतलब नेट इनकम। तो यहां पर हमारी जो नेट इनकम है वो कितनी है, 10,000 रुपए। और जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट आई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर परचेज निकालेंगे। तो ईयर परचेज अगर हमको निकालना है तो यहां से ईयर परचेज निकालने के लिए 1/5%। अगर हम इस परसेंट को हटाते हैं, इस परसेंट को हटाते हैं तो क्या होगा, 5/100 करेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 100 अपन क्या हो जाएगा, 5। जब ये 100/5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ईयर परचेज 20। ठीक है। इसके बाद जो हमको क्या निकालना है, पूंजीगत लागत मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं पूंजीगत मूल्य, तो हमारी जो शुद्ध आय है, शुद्ध आय कितनी है, 10,000 रुपीज। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ईयर परचेज का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना रुपीज हो जाएगा, इतना। ये हमारी क्या निकल के आएगी, उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो ऐसे हम इस फार्मूले का यूज करके किसी भी बिल्डिंग की क्या निकालते हैं, हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं इस तरीके से। अब हम आगे कुछ और वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, डिस्ट्रेस वैल्यू तक देखा था। डिस्ट्रेस वैल्यू मतलब पीड़ित बाजार, जो हम किसी के डर या आक्रमण या किसी के भय के कारण क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, कम पर बेच करके निकल जाते हैं। इसी तरह एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली वैल्यू। मोनोपोली वैल्यू मीन्स एकाधिकार मूल्य। एकाधिकार मूल्य, इस मूल्य में क्या होता है, इस जिस इंसान की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिस इंसान की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसी का उस प्रॉपर्टी पर क्या होता है, आधिपत्य होता है। आधिपत्य की वजह से किसी भी चीज में क्या कर सकता है, वो बढ़ोतरी कर सकता है, कम कर सकता है। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा राइट है, अब मेरी मर्जी की बात है, मैं उसे अपने किसी भी रेट पर बेचूं, मेरी मर्जी है, एक अधिकार है। इसमें ना गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप है, ना किसी पड़ोसी का हस्तक्षेप है, ना किसी भी अदर थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप है। मतलब मेरा एक अधिकार है, मेरा अधिकार है सिर्फ उसमें। मैं डिसाइड करूंगा कि मैं उसको क्या करूंगा, किस रेट पर बेचूंगा। तो इस प्रकार के मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, एक अधिकार वैल्यू बोलते हैं। एक और वैल्यू हम लोग देखते हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू। क्या होता है, सेंटिमेंटल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं संवेदनीय मूल्य। संवेदनीय मूल्य
ये एक्चुअली में ये व्यक्तिगत भावना से जुड़ी हुई होती है। व्यक्तिगत भावना से जुड़ी क्या कैसे होती है? जैसे आप आपका इंटरेस्ट था कि मुझे व्हाइट मार्बल की बिल्डिंग में रहना है, ये आपका बचपन से सपना रहा होगा। या फिर आपके किसी गार्जियन का सपना रहा होगा कि मुझे ये चीज प्रॉपर्टी खरीदनी थी, बट वो खरीद नहीं पाए और आप खरीदना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत आपको पसंद थी, ठीक है, एक तरीके से आपकी संवेदनाओं से जुड़ी हुई होती है। तो उसको खरीदना या उसको बेचना, वो हमारी किस पे डिपेंड करेंगे? हमारी संवेदनाओं पर डिपेंड करेंगे। सपोज दैट कोई चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद थी, अब उसकी वैल्यू तो मान लीजिए कि 100 ही रुपए है, लेकिन जिससे हमें खरीदना है उसको पता है कि इसको इस चीज में बहुत दिलचस्पी है। अब उसने क्या कर दिया? उसने बोल दिया 500 में दूंगा सर मैं। बट आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है उस चीज से, तो आप क्या करेंगे? 100 की चीज को भी 500 रुपए दे करके खरीद लेंगे। तो जो संवेदनाओं से जुड़ जाता है ना मूल्य, तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एक तरीके का क्या होता है इसमें? भावनात्मक जुड़ाव होता है उस प्रॉपर्टी से या फिर उस वस्तु विशेष से, एक भावनात्मक लगाव होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। एक और टर्म्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ये एक्चुअली में क्या होता है? लुप्तप्राय। सपोज दैट आज से 80-90 के दशक में जो घर बनते रहे होंगे, 80-90 के दशक के घर आपने देखे ही होंगे, कितने पुराने घर होते हैं। अगर आज आपको उन घरों में रहना पड़े, ठीक है, या फिर आज आपको उन घरों को खरीदना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम रेट पे खरीदोगे। ऐसा क्यों होता है? तो मेन रीजन समझिएगा ऑब्सोलेंस का, कि समय के साथ जो प्रॉपर्टी में उसके फीचर्स को लेकर के, उसकी डिजाइनिंग को लेकर के, उसके लुक को लेकर के, मतलब समय के साथ क्या होता जाता है? पुराना होता जाता है। देखिए आज से 40 साल 50 साल पहले कोई और डिजाइन चल रही थी मार्केट में, कोई और पैटर्न चल रहा था घर पे बनाने का, या फिर अदर प्रॉपर्टीज को लेकर के। बट आज के डेट में क्या हो गया है? सारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब वो आउटडेटेड हो चुकी है वो डिजाइन। आज से 40 साल 50 साल 100 साल पहले जो घरों की डिजाइन, जो प्रॉपर्टीज की डिजाइन होती थी, वो आज की डेट में क्या हो जाती है? समय के साथ क्या हो जाती है? आउटडेटेड हो जाती है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है? फिर उस प्रॉपर्टी के रेट में इफेक्ट आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आउटडेटेड होती जाती है, ठीक है, अपनी क्वालिटी के कारण या अपने प्रॉपर्टी के कारण या अपने लुक को लेकर के, ठीक है, कोई डिजाइन, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये समय के कारण क्या हो जाता है? बदलाव आता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, नया नया फीचर, नई नई डिजाइने, नई नई चीजें आती है मार्केट में, तो पुरानी चीजें क्या होती जाती है? अपने फंक्शन के कारण क्या होती जाती है? आउटडेटेड होती जाती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेंस बोलते हैं। एक और टर्म्स होता है एन्युटी, इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिकी। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो ये एक तरीके का क्या होता है? लोन होता है, ब्याज होता है, लाइक दैट, इस तरह की चीजें होती है। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, किसी बैंक से 10 लाख का लोन लिया 20 सालों के लिए, 20 सालों के लिए 10 लाख का लोन लिया, और आपने बैंक वाले को बोला कि मैं सर आज से 6 महीने बाद हर मंथ आपको इतने इतने रुपया देता जाऊंगा, और आपको 20 साल के अंदर आपका लोन क्या कर दूंगा? भर दूंगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। या फिर आपने क्या किया, किसी प्रॉपर्टी में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आपके पास बहुत सारे पैसे थे, आपने किसी बिजनेस में या किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में क्या कर दिया? आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया,
ये सोच के कि आपके पार्टनर ने बोला कि आज से 10 साल बाद आपको इंटरेस्ट में हर साल इतने रुपया क्या होता जाएगा, आता जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, जो हमको अपनी किसी संपत्ति पर जो कुल पूंजी लगाने के बाद जो हमको समयबद्ध तरीके से हमको क्या करता रहता है, रिटर्न जो हमको मिलता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्षिकी बोलते हैं। जो समयबद्ध तरीके से हमको क्या करता रहता है, रिटर्न मिलता रहता है। ठीक है, एक और टर्म्स है शुद्ध आय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होती है, किसी प्रॉपर्टी से या विभिन्न स्रोतों से जो हमें कुल प्राप्तियां होती हैं, मतलब जैसे सपोज दैट आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 2-4 फील्ड में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो पूरा जो रिटर्न आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस मतलब पूरा, संपूर्ण। इसमें कोई भी खर्चा सम्मिलित नहीं होता है। मतलब आपने 4 दुकानें खोल रखी हैं, ठीक है, 4 टाइप की दुकानें खोल रखी हैं, और शाम को चारों से जितना रुपया इकट्ठा होके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम। अभी इसमें खर्चा नहीं जोड़ा है, ना लाइट का, ना बिजली पानी का, या फिर जो आपने वर्कर लगा रखे होंगे, या फिर जो आपने किराया में जो दुकानें ली होंगी, ठीक है, कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं है। शाम को कितना दुकानदारी हुआ, दैट्स आर योर ग्रॉस इनकम। ठीक है, एंड एक और टर्म्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट इनकम, मतलब नेट इनकम, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कुल आय, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल आय बोलते हैं। जो हमको ऑल टोटल जो हमको क्या होता है, शाम को रुपया मिलता है, उसमें किसी भी तरीके का खर्च भी इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल आय बोलते हैं। और एक होता है शुद्ध आय, शुद्ध आय जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेट इनकम। तो जो हमको कुल आय मिली हुई है, कुल आय मतलब जो ग्रॉस इनकम है, अगर हम उसमें से क्या कर दें, जो खर्च आएगा माइनस कर दें, तो फिर हमको क्या मिल जाएगी, शुद्ध आय मिल जाएगी। मान लीजिए शाम को हमको 5,000 की दुकानदारी हो गई, ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे, 1,000 रुपए जो वर्कर लगे थे वो निकाल दिया, 500 रुपए का बिजली निकाल दिया, 500 रुपए का डेली का रेंट निकाल दिया। तो ये सब जब निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5,000 में 2,000 निकल गया, 3,000 रुपए। तो जो ये 3,000 रुपए बचा वो हमारा क्या है, नेट इनकम है, और जो 5,000 था वो हमारी क्या थी, कुल आय थी। लेकिन अगर शुद्ध आय निकालना है कि वाकई में एक्चुअल हमको कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, खर्च को माइनस कर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध आय बोलते हैं। एक और टर्म्स होती है स्थानीय कर। जो स्थानीय कर होती है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी या आपका जो घर मकान जो भी है, वहां की जो लोकल म्युनिसिपल कमेटी होती है ना, वो आपसे क्या करती है, स्थानीय कर को क्या करती है, वसूल करती है। ठीक है, इसी तरह एक होता है आयकर। आयकर हमारा क्या लेता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, आपने मंथली कितना रुपया कमाया, तो उसी बेसिस पे उनके जो क्राइटेरियाज होते हैं उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह एक होता है मरम्मत कर। तो ऑब्वियस की बात है, कोई जो प्रॉपर्टी होगी या कोई भी स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अभी हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके मेंटेनेंस में जो रुपया खर्च हो रहा होगा, टाइम टू टाइम हर साल पेंटिंग करना है, अगर कोई फर्नीचर खराब है उसको ठीक करना है, गर्मी है एसी खराब हुआ उसको ठीक करना है, फैन खराब हुआ वो ठीक करना है, तो ये सब चीजों के लिए जो पैसा खर्चा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है